हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी फ्रॉम होम। हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर स्टार्ट किए थे, उसका ओवरव्यू हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था। आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 16, दैट इज़ एलिजिबिलिटी ऑफ आईटीसी अंडर जीएसटी। ठीक है, क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस है जो फुलफिल करने के बाद आप आईटीसी अवेल कर सकते हैं, वो हमें सेक्शन 16 बताता है। सेक्शन 16 में फ्रेंड्स हम लोग 4 सबसेक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, 1, 2, 3, 4, और ये 4 सबसेक्शन के साथ साथ हम 2 रूल्स पढ़ेंगे, दैट इज रूल 36 एंड रूल 37। ठीक है, आज हम इतना कवर अप करेंगे। सेक्शन 16 आपका ये लेक्चर में कंप्लीट होगा। मे बी क्लास थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, बट डेफिनेटली इफेक्टिव एंड इम्पॉर्टेंट रहेगा। उससे पहले आप थोड़ा सा देखिए इनपुट टैक्स क्रेडिट का फंडा क्या है। देखो, नॉर्मली आपको किसका क्रेडिट मिलेगा फ्रेंड्स? इनपुट का मिलेगा, इनपुट सर्विस का मिलेगा एंड कैपिटल गुड्स का मिलेगा। इनपुट क्या होता है? थिंग्स यूज टू बी मेक एन आउटपुट। आप एक आउटपुट बना रहे हैं, सपोज आपने कपड़ा बनाया, ठीक है, तो उसके लिए इनपुट क्या लेंगे? आपको क्या लेंगे? थ्रेड लगेंगे, मशीन लगेंगे, लेबर लगेंगे, कोई आपको डिजाइन्स देगा। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, उनको हम लोग इनपुट, कुछ उसमें उनमें से कुछ इनपुट होगा, कुछ कैपिटल गुड्स होंगे, कुछ इनपुट सर्विसेज होगा। उसमें आप जो जीएसटी पे करके लाओगे उसको बोलेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, देखो मिस्टर एक्स है, सपोज ही इज ए क्लॉथ मैन्युफैक्चरर। ठीक है, वो क्लॉथ मैन्युफैक्चर करता है। अभी देखिए, सपोज उसने सप्लाई किया 1 लाख रुपीज़ का क्लॉथ। ठीक है, उसने सेल किया 1 लाख का क्लॉथ, उसमें जीएसटी कलेक्ट किया 10,000 रुपीज़ सपोज। ठीक है, तो उसका टोटल वैल्यू क्या हो गया? 1,10,000। ये चीज़ क्लियर है? अभी देखो, सपोज ये जो उसने क्लॉथ बनाया 1 लाख का सेल किया, ठीक है, सपोज उसको यूज़ करने के लिए उसने थ्रेड यूज़ किया। ठीक है, उस थ्रेड को हम बोलेंगे फ्रेंड्स इनपुट। ठीक है, उसने मशीन यूज किया, किस में वो बनाएगा? सपोज मशीन में बनाया, उसको हम बोलेंगे कैपिटल गुड्स। ठीक है, एंड उसने एडवाइज़र यूज किए होंगे, डिज़ाइंस लिए होंगे, ठीक है, उसको बोलेंगे हम लोग इनपुट सर्विसेज। ठीक है, सपोज जो उसने इनपुट यूज़ किया वो सपोज 50,000 का यूज किया है। ठीक है, एंड इस 50,000 में 10% करके 5,000 का वो टैक्स पे करके 55,000 का वो इनपुट खरीद के लाया है। ठीक है, इतना क्लियर है? अभी देखो उसका लाइबिलिटी कितना हुआ? उसका लाइबिलिटी क्या आएगा फ्रेंड्स? उसका लाइबिलिटी आएगा 10,000 रुपीज़। ये आउटपुट लाइबिलिटी जो था 10,000 सेल के ऊपर जो कलेक्ट किया है उसका आउटपुट टैक्स है। इनपुट पे जो दिया है वो उसका आईटीसी हो गया, ये भी क्लियर है। इसका क्रेडिट इसको मिल जाएगा एंड रिमेनिंग 5,000 ही हैज़ टू पे टू गवर्नमेंट। ठीक है, तो हम ये जो 5,000 का बात कर रहे हैं ये होगा आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, तो ये चैप्टर में हम इस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि आप ये जो 5,000 का क्रेडिट है जो आप अपने इनपुट पे करके लाए हो, वो आप क्रेडिट कब कब ले सकते हो। ये क्रेडिट आपको यहाँ लेने के लिए आपको क्या क्या कंडीशन फुलफिल करने होंगे, एंड कुछ क्रेडिट ऐसे हैं जो आप यहाँ पे करके तो लाओगे लेकिन आपको यहाँ पे क्रेडिट नहीं मिलेगा, जो कि 17 में पढ़ेंगे, ब्लॉक्ड क्रेडिट। क्लियर है? अब देखो सेक्शन 16 का सबसेक्शन 1 जो कि आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताता है। देखिए 16(1) का जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताता है। ठीक है, वो बोलता है एज पर सेक्शन 49 रूल्स। ठीक है, आपका जो सप्लाई होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए? सेक्शन 49 के रूल्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अब आप बोलोगे मैम सेक्शन 49 का रूल्स क्या है? फ्रेंड्स ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। ठीक है, सेक्शन 49 का रूल्स आपको बताता है कि आपका आईटीसी कैसे एडजस्ट होगा। ठीक है, वो हम पेमेंट ऑफ टैक्स में अच्छे से समझ पाएंगे। लाइक देखो, जब हम परचेज करते हैं कोई चीज़ तो उसमें इधर सीजीएसटी पे की होगी और एसजीएसटी हुआ होगा, यूटीजीएसटी भी हो सकती है, आईजीएसटी भी हो सकती है। लेकिन अगर आप इंट्रास्टेट सेल कर रहे हो तो आपका आउटपुट लायबिलिटी क्या आएगा? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी आएगा, वहाँ पे आईजीएसटी नहीं आएगा। तो वहाँ पे रूल्स है कि आप किस अमाउंट को कब, मतलब कौन से ऑर्डर में आप एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो वो 49 बोलता है, रूल 49, सेक्शन 49 का रूल्स बोलता है। तो वही चीज़ बोला है कि अगर आपको आईटीसी यूटिलाइज करना है तो आपको उस ऑर्डर में करना पड़ेगा जो सेक्शन 49 बताता है। क्लियर है ये चीज़? फिर देखो दूसरा बोला यूज्ड फॉर बिजनेस और
यूज्ड फॉर बिजनेस और इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर बिजनेस। आप कोई भी चीज़ एज ए इनपुट और कैपिटल गुड्स खरीदते हो तो वो मस्ट बी यूज्ड फॉर बिजनेस, ठीक है, क्योंकि अगर आप पर्सनल यूज कर लिए तो आप तो एंड यूजर हो गए, एंड एंड यूजर कभी आईटीसी लेगा क्या, क्योंकि उसका तो आउटपुट लाइबिलिटी ही नहीं रहेगा, तो वो आईटीसी कहाँ से लेगा। जहाँ आउटपुट लाइबिलिटी अराइज हो रही है आपको वहीं पे आईटीसी मिलेगा टू अवॉइड डबल टैक्सेशन, ठीक है। कैस्केडिंग इफेक्ट को हटाने के लिए तो आईटीसी लाया गया है ना फ्रेंड्स, ठीक है। तो अगर आप पर्सनल यूज के लिए कोई चीज़ ला रहे हो तो उस पर आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, इसीलिए वो बोला यूज्ड फॉर बिजनेस और इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर बिजनेस। अभी इंटेंडेड टू बी यूज्ड का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर आपने कोई इनपुट लाया, सपोज क्लॉथ्स मैन्युफैक्चर के लिए आपने थ्रेड लेकर के आया, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं ना कि आपको अगर 100 पीस ड्रेस बनाना है तो आप 100 पीस का ही थ्रेड लेके आएंगे। हम तो स्टॉक में इनपुट रखते हैं ना अपने गोडाउन में, तो सपोज अगर आप 500 ड्रेस का भी इनपुट लेकर के रख लिए तो आपको इमीडिएट 500 ड्रेस का जो इनपुट है सबका आपको क्रेडिट मिल जाएगा, बिकॉज आपका इंटेंशन है टू यूज दैट इनपुट इनटू योर बिजनेस, नॉट फॉर योर पर्सनल पर्पस, ठीक है। तो वही चीज़ बोलता है कि ये इंटेंडेड टू बी यूज का मतलब है कि स्टॉक, अगर आपका इनपुट स्टॉक में है लेकिन आपका जो पर्पस है वो ये है कि आप उस स्टॉक को बिजनेस में यूज़ करेंगे, देन आप उसका भी क्रेडिट ले सकते हैं, ठीक है। वही चीज़ बोला यूज्ड फॉर बिजनेस और इंटेंडेड टू बी यूज, क्लियर है। फिर बोला अमाउंट क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। अब ये क्या है फ्रेंड्स, आप टैक्स पे करके आए, ठीक है, आप इनपुट खरीदे, थ्रेड खरीदे, तो उसके ऊपर आपने टैक्स पे करके आया, तो सामने वाला जब अपना रिटर्न भरेगा ना, उसने आपसे टैक्स ले लिया, ठीक है, अब वो गवर्नमेंट को पे करेगा, जैसे वो गवर्नमेंट को पे करेगा, ठीक है, तो आपका जीएसटीआईएन नंबर भी वो देगा, क्योंकि टैक्स इनवॉइसेस में तो आपका मेंशन होगा, क्योंकि आप भी रजिस्टर्ड सप्लायर हो। तो जब वो टैक्स पे कर देगा ना गवर्नमेंट को, तो वो पैसा जो है ना, सपोज अगर यहाँ इस केस पे जो 5000 आपने पे किया था इनपुट के ऊपर, वो 5000 रुपीज़ आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आ जाएगा, ठीक है। एंड वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आने के बाद ही जब आप पे करेंगे तब आप उसको यूटिलाइज कर पाएंगे। अगर आपका सप्लाई रिटर्न फाइलिंग नहीं किया है तब आप वो आईटीसी अवेल नहीं कर सकते, क्योंकि आपने जो पैसा दिया है वो गवर्नमेंट को अभी तक नहीं पहुंचा है। गवर्नमेंट तक पहुंचेगा तभी तो आप उस पैसे को यूटिलाइज कर पाएंगे ना फ्रेंड्स। अगर सप्लायर पे ही नहीं किया है तब आप उसको यूज़ भी नहीं कर पाएंगे। तो दैट अमाउंट मस्ट बी क्रेडिटेड टू योर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, क्रेडिट लेजर में आएगा तभी आप उसको फिर पेमेंट के टाइम में यूज़ कर पाएंगे, क्लियर है। तो 16(1) आपको ये 3 चीज़ बोलता है, आप जो क्रेडिट यूटिलाइज कर रहे हैं दैट मस्ट बी एज पर सेक्शन 49 रूल्स। जो सेकंड है वो है कि आपका जो चीज़ें हैं जो आप लेकर के आए हैं वो बिजनेस के लिए यूज़ होना चाहिए या फिर आपका इंटेंशन बिजनेस के यूज़ के लिए होना चाहिए। एंड द थर्ड वन इज योर अमाउंट मस्ट बी क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, क्लियर है ये चीज़। नेक्स्ट बोलता है सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में क्या बोलता है, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो फुलफिल कर लिए, ठीक है। अब आप देखिए आपके पास क्या होना चाहिए, ठीक है। ये तो कंडीशंस हो गए, वैसे होने से क्रेडिट मिलेगा अदरवाइज नहीं मिलेगा, दैट्स फाइन। लेकिन जो 16(2) है वो बोलता है आपके पास क्या पोजीशन में होनी चाहिए, ठीक है। 16(1) का आपने कंडीशन फुलफिल कर दिया, आप बोले कि ठीक है मैं आईटीसी एज पर सेक्शन 49 रूल्स के हिसाब से ही एडजस्ट करूँगा, मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट भी हो चुका है एंड मैं बिजनेस के लिए ही यूज़ कर रहा हूँ। अभी मैं कैसे, व्हाट आर द फर्दर कंडीशन टू बी फुलफिल टू अवेल आईटीसी, ठीक है। तो वो बोलता है द फर्स्ट वन इज पोजीशन ऑफ टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट। आपके पास क्या होना चाहिए, टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, टैक्स इनवॉइस नहीं है तो डेबिट नोट होनी चाहिए। एंड टैक्स इनवॉइस एंड डेबिट नोट क्या है ये हम पहले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज गुड्स और सर्विस रिसिप्ट एक्चुअली। अब देखिए फ्रेंड्स, अब क्या है, सपोज सप्लायर गुड्स भेज दिया, उसने टैक्स इनवॉइस भी काट दी, अपने पेमेंट भी कर दिया, ठीक है। अभी क्या होगा, आप जब गुड्स रिसीव करोगे ना एक्चुअली में, तभी आप आईटीसी ले सकते हो। सपोज आज है 20 जून, ठीक है, आपने 20 जून को गुड्स परचेज किया मेरे से, ठीक है, मैंने इनवॉइस काट के आज मेरे गोडाउन से आपको गुड्स भेज दिया। सपोज आप डिस्टेंस में हो, आपको गुड्स पहुंचने में 2 दिन लग गए, तो आप आईटीसी, आपने पेमेंट तो आज कर दिया, टैक्स भी दे दिया और वैल्यू ऑफ द गुड्स भी दे दिया, ओके, टोटल अमाउंट आपने आज ही मुझे दे दिया। लेकिन आपको गुड्स मिला सपोज 2 दिन बाद, 22 जून को
आप अपना गुड्स रिसीव करोगे। तो पूछो मैम हम लोग कब आईटीसी ले पाएंगे? फ्रेंड्स, आप लोग आईटीसी 22 जून को ही ले पाओगे, ठीक है। जिस दिन गुड्स रिसीव होता है उसी दिन आप आईटीसी अवेल कर सकते हो, उससे पहले नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सबसेक्शन 2 बोलता है दैट गुड्स और सर्विस रिसिप्ट एक्चुअली में गुड्स एंड सर्विस रिसिप्ट होनी चाहिए, ठीक है। देन टैक्स एक्चुअली पेड टू गवर्नमेंट, ये तो बोल दिया कि आपका सामने वाला रिटर्न फाइलिंग कर देना चाहिए, गवर्नमेंट को पे हो जाना चाहिए, ठीक है। एंड रिटर्न मस्ट बी फर्निश्ड अंडर सेक्शन 39, एंड आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा 39 पे, तभी आप लोग आईटीसी अवेल कर सकते हैं, ठीक है। अब ये सबसेक्शन 2 के साथ हम लोग 2 रूल्स पढ़ेंगे, दैट इज रूल 36 एंड रूल 37, ठीक है। ये जो रूल 36 है ये आपको टैक्स इनवॉइस के बारे में थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें बताती है कि अगर आपके पास टैक्स इनवॉइस नहीं है तब आप क्या यूज़ करेंगे, क्या यूज़ कर सकते हैं आईटीसी लेने के लिए। एंड जो रूल 37 है ये पेमेंट के बारे में बताता है, लाइक आप सप्लायर को जो पेमेंट करेंगे वो क्रेडिट में भी चलती है, कैश में भी चलती है। क्रेडिट में अगर चल रही है तो मैक्सिमम डेज क्या है, ठीक है, वो सब चीज़ बताती है। तो आइए वो चीज़ें हम बुक से पढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए अगर बुक रीड करेंगे तो सेक्शन 16(1) जो है उसने बोला एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू आईटीसी ऑफ जीएसटी चार्ज्ड ऑन इनवर्ड सप्लाई और ऑफ गुड्स और इनवर्ड सर्विसेज। This is subject to the provision relating to use of ITC under section 49 and the condition and restriction in the rules. Section 49 prescribes provision relating to payment of tax, interest, penalty and other amount. The same has been discussed in detail in chapter 12 that is payment of tax. मैंने बोला ना payment of tax chapter जब पढ़ेंगे तब हम लोग वो sequence पढ़ेंगे, ठीक है। अभी देखिए सेक्शन 16(2) का मैंने कंडीशन बताया, पहला वाला जो था वो क्या था, गुड्स और सर्विस टू बी यूज फॉर बिजनेस पर्पस, ठीक है, बिजनेस के पर्पस के लिए ही यूज़ होनी चाहिए, ठीक है। और एक बोला कंडीशन फॉर टेकिंग आईटीसी 16(2) में आपको सारे कंडीशंस दिए गए, ठीक है। पहला क्या बोला, पोजीशन ऑफ टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट, ठीक है, सेक्शन 16(2) रीड विथ रूल 36। मैंने बोला ना जो टैक्स इनवॉइस वाला चीज़ है आपके पास टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट होनी चाहिए, उसके साथ हम लोग पढ़ेंगे रूल्स 36, ठीक है। 36 क्या बोलता है देखो, आईटीसी कैन बी अवेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, इनवॉइस इशूड बाय द सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इनवॉइस इशूड बाय द रिसिपिएंट रिसीविंग द गुड्स। देखो आपके पास सप्लायर का इनवॉइस होगा तो भी चलेगा, अगर रिसिपिएंट इनवॉइस इशू कर रहा है वो भी चलेगा, डेबिट नोट है तो भी चलेगा, बिल ऑफ एंट्री इन केस ऑफ इंपोर्ट, कस्टम में अगर इंपोर्ट कर रहे हो तो आपके पास क्या डॉक्यूमेंट होती है, बिल ऑफ एंट्री, तो आपके पास बिल ऑफ एंट्री है तो भी आईटीसी ले सकते हो। रिवाइज्ड इनवॉइस, अगर इनवॉइस रिवाइज्ड की गई है जैसे कि रजिस्ट्रेशन नहीं हुए थे, लाइबल हो गए, रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप लोग रिवाइज्ड इनवॉइस इशू कर सकते हो फॉर प्रीवियस पीरियड, जिस दिन लाइबल हुए उस दिन से लेके जिस दिन तक सर्टिफिकेट मिला, ठीक है, तो रिवाइज्ड इनवॉइस भी कंसीडर की जाएगी। डॉक्यूमेंट इशूड बाय द इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, आईएसडी जो डॉक्यूमेंट इशू करता है उसको कंसीडर करेंगे। उसके बाद ठीक है, द डॉक्यूमेंट बेसिस विच आईटीसी इज बीइंग टेकन शुड कंटेन एटलीस्ट द फॉलोइंग डिटेल्स, ठीक है। तो ये 5-6 डॉक्यूमेंट, अगर टैक्स इनवॉइस नहीं है तो भी इस सारे डॉक्यूमेंट्स को भी हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। देन बोला वो डॉक्यूमेंट्स जो है 5-6 डॉक्यूमेंट जो हमने पढ़ा, 6 डॉक्यूमेंट, उस डॉक्यूमेंट में क्या क्या डिटेल्स होनी चाहिए। देखिए अमाउंट ऑफ टैक्स चार्ज, कितना टैक्स चार्ज किया गया है, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जीएसटीआईएन ऑफ द सप्लायर एंड रिसिपिएंट, प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई, ठीक है। वैल्यू होनी चाहिए, टैक्स अमाउंट होनी चाहिए, कौन सा गुड्स है वो स्पेसिफाई होना चाहिए, एंड प्लेस ऑफ सप्लाई होना चाहिए, अगर इंटरस्टेट सप्लाई हुआ है तो कौन सा स्टेट में सप्लाई हुआ है वो मेंशन होना चाहिए, एंड ऑफ कोर्स आईटीसी लेने के लिए दोनों का जीएसटीआईएन नंबर भी मेंशन होना चाहिए। क्लियर है, तो ये बोलता है रूल 36 विथ सेक्शन 16 सबसेक्शन 2, क्लियर है। फिर हम लोगों का सेकंड कंडीशन क्या था, गुड्स और सर्विस मस्ट बी रिसीव्ड, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस आपका रिसीव होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड केस क्या बोला, थर्ड केस बोला टैक्स लेबिएबल ऑन सप्लाई एक्चुअली पेड टू गवर्नमेंट, ठीक है, जो भी टैक्स पे लगा है वो गवर्नमेंट को पे हो जानी चाहिए, ठीक है, दैट मस्ट बी पेड टू गवर्नमेंट। उसके बाद बोला फाइलिंग ऑफ रिटर्न, ये तो मैंने बता दिया, ठीक है। तो आपका सेक्शन
16(2) के साथ रूल 36 ख़त्म होता है। अभी देखो आपका रूल 37 क्या बोलता है। उससे पहले एक छोटा सा चीज़ है कि अगर आप गुड्स लॉट में रिसीव कर रहे हो तो आप आईटीसी कब लोगे। जब आप देखो क्या दिया है, इन केस ऑफ द गुड्स कवर्ड अंडर एन इनवॉइस आर नॉट रिसीव्ड इन ए सिंगल कंसाइनमेंट बट आर रिसीव्ड इन लॉट इंस्टॉलमेंट, आईटीसी कैन बी टेकन ओनली अपॉन रिसिप्ट ऑफ द लास्ट लॉट और इंस्टॉलमेंट। अगर मैंने 100 बैग्स का सीमेंट लिया एंड वो 50-50 बैग्स करके 2 लॉट में भेजा तो मैं आईटीसी कब लूँगी, जब मेरा सेकेंड लॉट, ठीक है, पहले 50 आ गया, जब नेक्स्ट 50 मेरे पास पहुंचेगा तब मैं 100 बैग का आईटीसी ले पाऊंगी। क्लियर है। तो एक एग्जांपल देखो, XYZ enters into a contract with ABC for supplying of 10 metric ton of a chemical for 1,18,000 inclusive of GST of 18,000। ठीक है, वैल्यू है 1 लाख एंड GST है 18,000। इन अगस्त द केमिकल इज टू बी डिलीवर्ड इन लॉट ओवर ए पीरियड ऑफ 3 मंथ। ठीक है, 3 मंथ में वो 1 लाख का गुड्स उसको दिया जाएगा। ABC रेज द इन्वॉइस फॉर द एंटायर अमाउंट इन अगस्त, उसने तो सेल किया तो उसने साथों साथ इन्वॉइस रेज कर दिया। एंड XYZ ऑल्सो मेक्स द पेमेंट इन द सेम मंथ बट द सप्लाई इज कंप्लीटेड इन नवंबर। ठीक है, सप्लाई कब कंप्लीट हुआ, नवंबर में। इन्वॉइस कब इशू हुआ है, अगस्त में। दो XYZ पेड द फुल टैक्स एज अर्ली एज अगस्त, उसने पेमेंट कब कर दिया, अगस्त में ही कर दिया। ठीक है, इट कैन टेक द आईटीसी ऑफ द सेम सप्लाई एंड रिसिप्ट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ द केमिकल इन द मंथ ऑफ नवंबर। उसने नो डाउट टैक्स पे कर दिया अगस्त में। ठीक है, टैक्स इनवॉइस इशू हो गया अगस्त में, उसने टोटल टैक्स पे कर दिया 18,000 का अगस्त में, लेकिन गुड्स कब रिसीव हुआ, लास्ट लॉट नवंबर में। तो आईटीसी कब लेगा फ्रेंड्स, नवंबर में। क्लियर है। अब देखो रूल 37। रूल 37 क्या बोलता है फ्रेंड्स, आपका जो पेमेंट होता है ना सप्लायर को, वो आप 180 डेज के अंदर कर दीजिए। लाइक आपने कोई गुड्स खरीदा, ओके, अगर आपने इमीडिएट पेमेंट कर दी तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड। अगर आप इमीडिएट नहीं भी करते हैं तो मैक्सिमम आपको 180 डेज अलाउ किया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ टेकिंग आईटीसी। ठीक है, सपोज आपने 1 जनवरी में कोई गुड्स खरीदा कोई सप्लायर से। क्लियर है, उसका पेमेंट कब करोगे, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ठीक है, तो ऑलमोस्ट अगर आप कैलकुलेट ना करो 31 डेज वाला चीज़, तो जून 30 तक आपका पेमेंट हो जाना चाहिए। 180 डेज जब भी आ रहे हैं 180 डेज में आपका पेमेंट हो जानी चाहिए। लेकिन अगर आप 1 जन को कोई गुड्स खरीदे एंड 1 जन को ही आपने गुड्स रिसीव कर ली, तो आप आईटीसी कब ले सकते हो, 1 जन को ही ले सकते हो फुल अमाउंट पे। ठीक है, कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रहा है, बिजनेस पर्पस के लिए है, तो आप इमीडिएट आईटीसी ले लो 1 जनवरी को ही। आपका पेमेंट हो जाना चाहिए 30 जून तक 180 डेज के अंदर। लेकिन अगर आपने 30 जून तक 180 डेज के अंदर अगर पेमेंट नहीं की, तो आपने जो आईटीसी लिया है वो आईटीसी आपका लायबिलिटी में एड बैक हो जाएगा। प्लस आपने जो आईटीसी अमाउंट 6 महीना तक यूज़ किया है ना आईटीसी लेके, आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। क्लियर है। लेकिन एक सुविधा ये भी है कि अगर आप 180 डेज के बाद फिर से अगर आप पेमेंट कर देते हो अपने सप्लायर को कभी भी, तो आप फिर से अपना आईटीसी ले सकते हो। लेकिन आपका जो नुकसान हुआ इंटरेस्ट का, वो नुकसान ही रहेगा, वो आपका रिफंड नहीं होगा, वो गवर्नमेंट का फ़ायदा हो जाएगा। क्लियर है। तो बेसिकली यही चीज़ बोलता है, अब बुक से पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा। देखिए, पेमेंट फॉर द इनवॉइस टू बी मेड विद इन 180 डेज। ठीक है, ये रूल 37 बोलता है द रजिस्टर्ड पर्सन must pay to the supplier the value of the goods or service along with the tax within 180 days from the date of issue of invoice। 1 जनवरी को इन्वॉइस इशू हुआ है तो उसके 180 डेज के अंदर आप पेमेंट कर दो। इन द इवेंट ऑफ फेलवेयर टू डू सो, अगर पेमेंट नहीं हुई 180 डेज के अंदर, the corresponding credits availed by the registered person would be added to his output tax liability। अगर आपने 1000 का क्रेडिट लिया था तो अभी आपका आउटपुट लाइबिलिटी 1000 बन जाएगा विथ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट विल बी पेड एट द रेट 18% फ्रॉम द डेट ऑफ अवेलिंग क्रेडिट। आपने 1 जनवरी को क्रेडिट अवेल कर लिया तो 1 जनवरी से लेकर टिल द डेट व्हेन द अमाउंट एडेड टू द आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी 180 डेज का आपको इंटरेस्ट लग जाएगा 18% के रेट पे। ठीक है। हाउएवर वंस द रिसिपेंट मेक द पेमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज along with tax, he will be entitled to avail the credit again
विदाउट एनी टाइम लिमिट। लेकिन वो जब भी उसके बाद अपने सप्लायर को पेमेंट कर देता है और उसका क्रेडिट फिर से रीअवेल कर सकता है, उसके लिए फिर कुछ टाइम लिमिट नहीं दी गई है। ठीक है। इन केस पार्ट पेमेंट हैज बीन मेड, प्रोपोर्शनेट क्रेडिट वुड बी अलाउड। आप जितना पेमेंट करोगे उसके रिस्पेक्टिव क्रेडिट आपको मिल जाएगी। ठीक है। लेकिन ये जो 180 डेज में पेमेंट करना है, इसके 3 एक्सेप्शन है फ्रेंड्स, जहाँ पे आप 180 डेज में पेमेंट ना भी करो तो भी आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा एंड वो डिम्ड पेमेंट माना जाता है कि 180 डेज में पेमेंट हो चुकी है, आप पेमेंट ना करो तब भी। कहाँ पे देखिए, बेसिक नॉलेज लगाना। देखो एक्सेप्शन है, दिस कंडीशन ऑफ पेमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई प्लस टैक्स विद इन 180 डेज डजंट अप्लाई इन द फॉलोइंग सिचुएशन। 3 सिचुएशन है। एक क्या है, सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेएबल अंडर रिवर्स चार्ज। अगर रिवर्स चार्ज में टैक्स पे की जा रही है देन 180 डेज का लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। सेकेंड वन इज डीम्ड सप्लाईज विदाउट कंसिडरेशन। शेड्यूल 1 में हम लोगों ने पढ़ा था विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई मानी जाएगी। तो जहाँ पे कंसिडरेशन ही नहीं है वहाँ पे पेमेंट का बात ही नहीं आएगा, और जहाँ पे पेमेंट का बात नहीं आ रहा है उसको डीम्ड पेमेंट माना जाएगा कि 180 डेज में पेमेंट हो चुकी है। And the third one is addition made to the value of supplies on account of supplier's liability in relation to the supplies being incurred by the recipient of supply। अगर सप्लायर के बिहाफ में रिसिपेंट ने कुछ पेमेंट कर दिया है एंड उसको टैक्स इनवॉइस में इंक्लूड की गई है तो उसको 180 डेज में लिया नहीं जाएगा, बिकॉज फ्रेंड्स वो तो ऑलरेडी पे कर चुका है ना, तो उसके लिए क्या टाइम लिमिट आएगी। ठीक है। तो ये 3 एक्सेप्शन है जहाँ पे 180 डेज वाला चीज़ एप्लीकेबल नहीं होता एंड बहुत जनरल रूल्स है। ठीक है। अभी देखिए आपका रूल 37 समझ में आया। आपको 180 डेज के अंदर पेमेंट करना है, नहीं किया तो आपका क्रेडिट जो है वो रिवर्स हो जाएगा, आउटपुट लाइबिलिटी में ऐड हो जाएगा विथ इंटरेस्ट। ठीक है। 18% में आपको इंटरेस्ट देनी पड़ेगी अप टू द डेट ऑफ एडिंग टू आउटपुट लाइबिलिटी। ठीक है। लेकिन अगर आप सप्लायर को रीपेमेंट कर देते हो फुल या फिर प्रोपोर्शनेट तो उतना प्रोपोर्शनेट आपको आईटीसी मिल जाएगा, उसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है एंड 180 डेज का जो लिमिट है वो 3 केस में एप्लीकेबल भी नहीं है। क्लियर हुआ। अभी देखो थर्ड सब सेक्शन दैट इज 16 सबसेक्शन 3, उसमें बोलता है डेप्रिसिएशन वाला बात। देखो फ्रेंड्स जेन्युइन सी बात है, एक कैपिटल गुड्स है। ठीक है। आप डेप्रिसिएशन किस पे लोगे, जो गुड्स कैपिटलाइज्ड होगा, एसेट होगा आपका, तो इधर आप उस पर डेप्रिसिएशन लो या फिर आईटीसी लो। ठीक है। एकदम सिंपल बात 16 सबसेक्शन 3 बोलते हैं। सपोज आपने कोई मशीन खरीदा 1 लाख में, उसमें टैक्स दिया 20,000 का, सपोज 20,000 का टैक्स दिया, उसका अगर आप डेप्रिसिएशन पढ़ोगे आपको पता चलेगा उसका कॉस्ट क्या होगा, 1 लाख प्लस 20,000, 1,20,000 उसका कॉस्ट होगा। देन आप उस पर डेप्रिसिएशन लाइफ ऑफ द एसेट के ऊपर ले सकते हो। तो उसमें जो टैक्स है वो आपको डेप्रिसिएशन के बेसिस पे रिड्यूस हो गया, तो वहाँ पे आपको आईटीसी क्यों मिलेगा। ठीक है। अगर आप आईटीसी लोगे तो उसका कॉस्ट क्या होगा, 1 लाख, लेकिन अगर आप आईटीसी नहीं लोगे तो उसका कॉस्ट क्या होगा, 1,20,000। तो 16 सबसेक्शन 3 बहुत क्लियरली ये चीज़ बोलता है, इधर आप डेप्रिसिएशन क्लेम करो या फिर आप लोग आईटीसी ले लो। अगर आप डेप्रिसिएशन लोगे तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, डबल बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है। देखो if the person taking the ITC on capital goods and plant and machinery has claimed depreciation on the tax component of the cost of the said items under the Income Tax Act, अगर आप इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन ले रहे हो, the ITC on the said tax component shall not be allowed. Thus, in respect of the taxpayer on such item, dual benefit cannot be claimed under Income Tax Act 1961 and GST law simultaneously. GST and इनकम टैक्स दोनों में आप एट ए टाइम बेनिफिट नहीं ले सकते हो, ये सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 बोलता है। क्लियर है। एंड द लास्ट सेक्शन इज सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 बोलता है कि आप आईटीसी कब अवेल कर सकते हो, व्हाट इज़ द लास्ट टाइम लिमिट क्या है। जिस दिन आप गुड्स रिसीव किए उस दिन तो आप आईटीसी ले सकते हो, लेकिन लास्ट कब तक ले सकते हो, सितंबर मंथ का रिटर्न या फिर एनुअल रिटर्न, व्हिचएवर इज अर्लियर। ठीक है। देखिए द टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग आईटीसी, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न for the month of September of succeeding financial year or date of filing of annual return, whichever is earlier. ITC on invoices pertaining to a financial year or debit notes relating to invoice pertaining to a financial year can be availed any time till the due date of filing of the return for the month of September of the succeeding financial year or date of filing of the relevant annual return, whichever is earlier. It may be noted that the return for the month of September is to be filed by
20 अक्टूबर, मतलब रिटर्न कब फाइल होता है सितंबर का 20 अक्टूबर को, एंड एनुअल रिटर्न कब होता है 31 दिसंबर ऑफ द सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर नेक्स्ट ईयर का आइदर 20 अक्टूबर या फिर आपका एनुअल रिटर्न का डेट. So the upper limit for taking ITC is 20th October of the next financial year or the date of filing annual return. आपका एनुअल रिटर्न का लास्ट डेट होता है 31 दिसंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, लेकिन आप उससे पहले भी कर सकते हो. तो आपका जो अपर लिमिट है वो है आपका 20 अक्टूबर या फिर 31 दिसंबर, तो लास्ट लिमिट हो गया, तो फाइनल डेट है 20 अक्टूबर. अगर उससे पहले एनुअल रिटर्न फाइल कर देते हो तो वो पहले वाला डेट आपका लास्ट डेट हो जाएगा. ठीक है, वही चीज़ बोला है. इफ़ एनुअल रिटर्न इज फिल्ड बिफोर द मंथ ऑफ सितंबर देन नो चेंज कैन बी मेड आफ्टर फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न. ठीक है, उसके बाद आता है आपका सेक्शन 17. तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका सेक्शन 16 जो है वो कंप्लीट होता है. अभी इसका एक ब्रीफ समरी हम लोग देखेंगे. देखिए हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा. हम लोगों ने पढ़ा जो पहला चीज़ था वो था सेक्शन 16(1) हमको बताता है एलिजिबिलिटी. ठीक है, कैसे कैसे हम लोग आईटीसी अवेल कर सकते हैं. फिर सेक्शन 16 ने हमको 4 कंडीशंस दिए. ठीक है, उसके साथ रूल 36 हम लोगों ने पढ़ा जो बोलता है टैक्स इन्वॉइसेस के साथ अगर 4-5 डॉक्यूमेंट्स और हैं, अगर आपके पास वो है तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें 4-5 पर्टिकुलर्स होना ज़रूरी है. टैक्स अमाउंट होना चाहिए, GSTIN होना चाहिए, प्लेस ऑफ सप्लाई होनी चाहिए. ठीक है, वैल्यू ऑफ सप्लाई होनी चाहिए. फिर हम लोगों ने पढ़ा रूल 37 जो बोलता है 180 डेज़ के अंदर पेमेंट हो जानी चाहिए मैक्सिमम, अदरवाइज आपको 18% का इंटरेस्ट लगेगा एंड आउटपुट टैक्स में वो ऐड हो जाएगा. लेकिन अगर आप जब भी पेमेंट करेंगे आप रीअवेल कर सकते हैं क्रेडिट. लेकिन इसके भी फिर हम लोगों ने 3 एक्सेप्शन देखा कि वहाँ पे 180 डेज़ पे पेमेंट ना भी करो तो उसको डिम्ड पेमेंट माना जाता है. फिर हम लोगों ने देखा 3 सबसेक्शन 3 जो कि बताता है डेप्रिसिएशन के बारे में. इधर आप लोग इनकम टैक्स एक्ट में डेप्रिसिएशन ले लो कैपिटल गुड्स के ऊपर, या फिर GST एक्ट में आप लोग ITC ले लो. आपको डुअल बेनिफिट आपको दोनों टैक्स के अंदर नहीं दी जाएगी. क्लियर है. एंड उसके बाद लास्ट वन हम लोगों ने पढ़ा कि टाइम लिमिट क्या है अवेल करने का. यूटिलाइज तो आप कभी भी कर सकते हैं, अवेल करने का लास्ट टाइम क्या है, नॉट यूटिलाइज. ठीक है, अवेल कर रहे हो आप, यूटिलाइज नहीं कर रहे हो. रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सितंबर जो कि 20 अक्टूबर होता है, या फिर एनुअल रिटर्न ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जो कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का 31 दिसंबर होता है, लास्ट डेट होता है. उससे पहले आप कभी भी कर सकते हो. तो दोनों में से जो अर्लियर होगा वही आपका लास्ट डेट होगा टू अवेल द ITC. आई होप आप लोग को सेक्शन 16 अच्छे से समझ में आया होगा. फ्रेंड्स घर जाइए अच्छे से पढ़िए. नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 17. ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर.